सिर्फ एक ट्रिक से वोकैबुलरी का मसला जड़ से ख़त्म। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेसन में मैं आपको एक इंतहाई सिंपल तरीका सिखाने जा रहा हूं, जिसको यूज़ करके आप अपनी वोकैबुलरी का मसला जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये टेक्निक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं और मैंने खुद भी इस टेक्निक के ज़रिए अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव किया है और मुझे यकीन है कि ये टेक्निक आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आज का वीडियो लेसन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, आपकी वोकैबुलरी का मसला जड़ से ख़त्म करने के लिए इस ट्रिक की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये ट्रिक क्या है। दोस्तों, इस ट्रिक का नाम है द 3R मेथड। क्या है? द 3R मेथड। 3R मेथड का माना क्या होता है? रीड, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। उर्दू में इसके माना देख लेते हैं, आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। पढ़ना, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना का माना क्या होता है? कि महफूज करना। रिव्यू, जायजा लेना। ये 3R है जिसको आप अपने माइंड में रखना है। पढ़ना, महफूज करना और आखिर में उसका जायजा लेना। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, कैसे आप इन तीनों वर्ड्स का यूज़ करके अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने लिए इंग्लिश बोल चाल को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, आज इसी ट्रिक की मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी वोकैबुलरी का मसला ना हो, आपने इस लेसन को मेरे साथ आखिर तक लाजमी देख लेना है। तो चलिए बाकायदा हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आ जाता है रीड। रीड का माना क्या होता है? पढ़ना। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, आपने रीडिंग करनी है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने कोई भी चीज़ उठा लेनी है और इसकी रीडिंग करना शुरू कर देनी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कोई भी रैंडम सी बुक उठा ली, इंटरेस्ट के मुताबिक हो या ना हो, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने किसी भी चीज़ को उठाना है, आपने उसको पढ़ने लग जाना है। लेकिन यहाँ शुरू में आप ये सीख लें कि जब तक आप रीड नहीं करेंगे आपकी वोकैबुलरी कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो आपने रीड कैसे करना है, आपने कितना रीड करना है, आपको ये बता देते हैं। एम टू रीड 1 आवर पर डे। दिन में कम से कम 1 घंटा आपने पढ़ना है। दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आपने डेली कितना रीडिंग करनी है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपने दिन में कम से कम 1 घंटा रीडिंग करनी है। अगर आप 1 घंटा रीडिंग कर लेते हैं तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी वोकैबुलरी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं। जी, आगे बढ़ती हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है? पिक समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपने किसी भी चीज़ को उठा के पढ़ना शुरू नहीं कर देना। अगर आप न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं रखते, आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप कभी भी अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप उसको इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ आप उसको नहीं पढ़ेंगे। तो हमें वो चीज़ पढ़नी है जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। अगर हम दिलचस्पी के साथ किसी चीज़ को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो तब जाकर हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है? आपने उसी चीज़ को पढ़ना है जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे। इसके अलावा आपने किसी और चीज़ को नहीं पढ़ना। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो सकती हैं? जैसा कि स्पोर्ट्स, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ें, कार्स के बारे में पढ़ें, मूवीज़ के बारे में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो आप मूवीज़ के बारे में पढ़ें। फैशन को लेके अक्सर लोग इंटरेस्टेड होते हैं, फैशन के बारे में पढ़ें। फिटनेस को लेके, म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की बात करें, उसमें भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने इसमें से किसी एक टॉपिक को लेना है, उस पर आपने रीडिंग शुरू कर देनी है, आपको बहुत ज़्यादा मटीरियल मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है? सबसे पहली बात तो यह है कि आपने पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि यार हम क्या चीज़ पढ़ें, कहाँ से हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है आप उसको लें और उस पर आप रीडिंग करना शुरू कर दें। 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद फाइंड इंटरेस्टिंग मटेरियल टू रीड। ये अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने दिलचस्प चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम दिलचस्प चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे।
तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपने अपने माइंड में रखनी है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी चीज़ को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है, आप उसको पढ़ते हुए इंजॉय नहीं कर रहे, तो जिस चीज़ को आप पढ़ते हुए इंजॉय नहीं कर रहे, आप उसको लेकर वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करेंगे? तो आपने दिलचस्प चीज़ों को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैगज़ीन, लोग बहुत ज़्यादा इसको वीकली पढ़ते हैं, वीकली मैगज़ीन उन्होंने लगवाए होते हैं। न्यूज़ को लेकर लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, हर रोज़ न्यूज़ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसा कि डॉन न्यूज़पेपर। नॉवेल्स को तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, ठीक है, तो आप नॉवेल्स को पढ़ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, ऑनलाइन आर्टिकल्स, तो इस तरह के बहुत सारा कंटेंट है। तो मेन पॉइंट क्या है कि आपने उसी चीज़ को पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आपने बोरिंग मटेरियल को आपने कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप बोरिंग कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी? उसके बाद आपने क्या करना है? व्हेन यू रीड, डोंट लुक अप एवरी डिफिकल्ट वर्ड इन अ डिक्शनरी। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है और अक्सर लोग यही करते हैं कि जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे हैं, हर एक लफ्ज़ को वो डिक्शनरी में देखते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? सबसे पहले ये है कि आप फ्लो के साथ पढ़ रहे होते हैं, आपका फ्लो टूट जाता है। नंबर 2, आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, आपको वो जो आप पढ़ रहे होते हैं आपको बोरिंग सा लगता है। वो कैसे? आपने एक लाइन पढ़ी, एक लाइन में आपको एक वर्ड नजर आया, आपने उसको देख लिया, फिर दूसरी लाइन आपने पढ़ी, तीसरी लाइन में आपको एक वर्ड नजर आया, आपने उसको देख लिया। तो अगर आप इस तरह हर एक लाइन में, हर दूसरी लाइन में आप वर्ड देखेंगे, उसको जाके चेक करेंगे, तो आपको बोरिंग सा लगेगा। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है, आपने हर एक लफ्ज़ को डिक्शनरी में नहीं देखना। अगर आप देखेंगे तो वो कंटेंट आपको बोरिंग सा लगेगा, आप उसको नहीं पढ़ेंगे। बात समझ आ गई दोस्तों? उसके बाद आपने क्या करना है? अब क्वेश्चन आपके ज़हन में ये आएगा कि अगर हमने हर एक लफ्ज़ को डिक्शनरी में नहीं देखना तो हमने क्या करना है? दोस्तों, आपने ओवरऑल जो आइडिया होगा, स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आपने ओवरऑल जो आइडिया उसमें बताया गया है कि उसमें बेसिकली बात क्या बताई जा रही है आपको, आप जो पढ़ रहे हैं, आपने ओवरऑल जो उसमें थीम बताई गई है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो जो आप पढ़ रहे होंगे, आपने असल मकसद को समझने की कोशिश करनी है। बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो स्टोरी को पढ़ने का मकसद आपका क्या होता है कि आपने उस स्टोरी का जो खुलासा होता है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो आपने जो कुछ भी पढ़ रहे होंगे, आपने उसका जो असल मकसद है वो आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? उसके बाद अगर आप पढ़ते हुए आपको कुछ मुख्तलिफ वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं, ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं आपके सामने मुख्तलिफ वर्ड्स भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, उनके बारे में आपने क्या करना है? दोस्तों, आपने उन वर्ड्स के मीनिंग को खुद से गैस करना है। अब दोस्तों, आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि हम मीनिंग को खुद से कैसे गैस करें? ये तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो आपको पीछे से तो बात समझ आ रही होती है कि पीछे, जिस तरह उर्दू में कहा जाता है स्याक़ो सबाक़, यानी जो पीछे बात कही जा रही है वो तो आपको समझ आ रही होती है कि पीछे क्या बात कही जा रही है। आपने उसी को लेकर आपने आगे वाली बात को समझने की कोशिश करनी है, मीनिंग को आपने खुद से समझने की कोशिश करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर स्टूडेंट ये वाली टेक्निक अप्लाई नहीं करते, तो आपने कोशिश करनी है कि जो मीनिंग, जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट आपके सामने आ रहे हैं, आपने उनके मीनिंग खुद से गैस करने की कोशिश करनी है, मतलब आपने खुद समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, अगर आपको मतलब समझ नहीं आता, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आते, तो हमने उसके बारे में क्या करना है? अगर आपको दोस्तों मतलब समझ नहीं आता तो आपने उनको मार्क कर लेना है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होती हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई लाइन समझ नहीं आती, कोई वर्ड समझ नहीं आता, तो उन्हें मार्क कर लेती हैं या उन्हें नीचे लाइन के नीचे लिख लेती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अपनी रीडिंग को मुकम्मल कर चुके होंगे, आप उसके बाद उन वर्ड्स की तरफ आएंगे, जो लाइन के नीचे आपने लिखा होगा उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, बाद में आप कहीं से आप उसको सर्च कर लेंगे। तो अगर आपको पढ़ते वक्त डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं तो आपने उनके मीनिंग गैस करने हैं। अगर आप उनके मीनिंग गैस नहीं कर पाते तो आपने उनको लिख लेना है या आपने उनके ऊपर निशान लगा देना है। समझ आ गई है? उसके बाद आपने क्या करना है? दोस्तों, यहाँ तक हमारी रीडिंग मुकम्मल होती है। पहला स्टेप हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। रीडिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने मुकम्मल करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। उसके बाद हमारे पास दोस्तों आ जाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का माना क्या होता है? किसी चीज़ को महफूज कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने वापस जाना है टेक्स्ट की तरफ
और आपने वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका आपको मीनिंग नहीं पता होगा, आपने उनको मार्क कर लेना है या आप उनको नीचे अपनी लाइन के नीचे लिख लेंगे। तो वापस जाएं, सब ये कब होगा? सबसे पहले आपने स्टोरी को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वापस आप टेक्स्ट की तरफ जाएंगे और आपने वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करनी है, वर्ड्स को तलाश करना है और इनको लर्न करने की कोशिश करनी है। वापस जाएं और नए अल्फाज तलाश करें। अच्छा, जब आप वापस जाएंगे तो आपको कितनी तरह के वर्ड्स मिलेंगे? दोस्तों, जब आप वापस जाएंगे टेक्स्ट की तरफ तो आपको 2 तरह के वर्ड्स मिलेंगे। नंबर 1, वो अल्फाज जिनका आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिनका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये कहाँ से यूज़ किए गए, इनका मीनिंग क्या होगा, इनको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है। तो नंबर 1 पे वो वर्ड्स जिनका आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और नंबर 2 पे हमारे पास वो अल्फाज होंगे जिनको आपने पहले देखा होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। हमारी डेली रूटीन में ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिनको हमने देखा तो होता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इन वर्ड्स को हमने यूज़ कैसे करना है। तो 2 तरह के वर्ड्स आपके सामने आएंगे जब आप टेक्स्ट की तरफ वापस जाएंगे, टेक्स्ट जो आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अननोन वर्ड्स जिनका आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। नंबर 2 पे वो वर्ड्स जिनको आपने देखा तो होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि सर हम डेली बेसिस पे कितने वर्ड्स को लर्न करें, हमारे लिए कितना आसान होगा, हम कैसे उनको लर्न करेंगे, हम कहाँ पे लिखेंगे? तो ये आपके सवाल का जवाब है। आपने एटलीस्ट दिन में कम से कम 5 से 10 अल्फाज सीख लेने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, वो 50-100 वर्ड्स इकट्ठे उनको लर्न कर लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि आप उन वर्ड्स को सही तरह लर्न नहीं कर पाते, आप उनको मेमोराइज नहीं कर पाते, आप थोड़ी देर बाद उन वर्ड्स को भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ड्स को अच्छी तरह मेमोराइज करें, उनको अच्छी तरह सीखें, तो दिन में कम से कम आप 5 या 10 अल्फाज को अपने ज़हन में रखें, आपने बस उनको सीखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को कहाँ पे लिखना है? आपके पास नोटबुक होगी, आप नोटबुक में लिख सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे लिख सकती हैं। अगर आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन में लिख सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं, आपको नोटबुक्स दिए जाते हैं, आप उनमें लिख सकती हैं। तो आपने डेली कितने वर्ड्स लर्न करने हैं? आपने अपना ज़हन बना लेना है कि आपने 5 से 10 वर्ड्स हर हाल में लर्न करने हैं। उसके बाद आपने उनको लिख लेना है। लिखना आपने लाजमी है, नोटबुक में लिख लें, कंप्यूटर में लिख लें या आप किसी फ़ोन में लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने उन तमाम वर्ड्स को लिख लिया, यानी 5 से 10 वर्ड्स आपने लिख लिए, अब जो नेक्स्ट आपने काम करना है, आपने पहले वर्ड को लेना है, उसको डिक्शनरी में चेक करना है। सवाल क्या होता है कि डिक्शनरी हम कौन सी यूज़ करें? अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या मैरियम वेबस्टर, ये तीनों रिलायबल डिक्शनरीज़ हैं, आप इन तीनों डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल करें और हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ से आप चेक करें। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप वोकैबुलरी कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ड्स को अच्छे तरीके से लर्न करें, आपने डिक्शनरी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जितने भी वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं, आपने अपने ज़हन में रखे हुए हैं, आपने हर एक वर्ड को डिक्शनरी में जाके चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ज़रा हम आपको ये बता देते हैं कि आपने हर एक वर्ड को किस तरह एक डिक्शनरी को लेकर आपने चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास वर्ड है क्रिएटिव। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये कौन सा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, ये क्या है? क्रिएटिव हमारे पास एडजेक्टिव है। उसके बाद आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन को लर्न करना है, साथ में आपने इसका जो तलफ़ुज़ होगा, इस वर्ड को अदा कैसे करना है, आपने ये भी सुन लेना है। 2 चीज़ें आपने सीख ली हैं। सबसे पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। उसके बाद इसकी आपने प्रोनाउंसिएशन देख लेनी है। उसके बाद जो आपने काम करना है, आपने इसका मीनिंग देखना है। इंग्लिश में आपको मीनिंग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिव का माना होता है हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आइडियाज़, यानी अगर हम उर्दू में देखें, ऐसा शख्स जिसके ज़हन में मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ आते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं, फिर इसको अप्लाई करता है, तख्लीकी माइंड के बंदे को हम क्रिएटिव कहते हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि इस वर्ड्स के सेंटेंसेस कितने बनते हैं। सेंटेंसेस में आप इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस वर्ड को बेसिकली यूज़ कैसे करना है सेंटेंसेस में। ये देख लेते हैं एग्जाम्पल।
चिल्ड्रन इंजॉय डूइंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़। बच्चे इस तरह की जो तख्लीकी काम होते हैं उनको करके इंजॉय करते हैं। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर आसिम इज़ रियली हाईली अ क्रिएटिव मैन। आसिम एक बहुत ज़्यादा तख्लीकी माइंड का बंदा है। तो आपने कितने काम कर लिए? आपने प्रोनाउंसिएशन को देख लिया, आपने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया, आपने मीनिंग देख लिया, उसके बाद आपने इसके सेंटेंसेस को देखना है। अच्छा दोस्तों, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। उसके बाद आपने इस वर्ड को लेकर इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वर्ड को एज ए क्रिएटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या क्रिएटिविटी, तो ये हमारे पास नाउन बन जाएगा। क्रिएटर कुछ नया करने वाला, तो ये नाउन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इसी वर्ड को एज ए वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट का माना क्या होता है? पैदा करना, तख्लीक करना। इसी वर्ड को अगर आप एज एन एडवर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो आप आखिर में एलवाई लगा देंगे, क्रिएटिवली बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने एक वर्ड को लेकर आपने एक डिक्शनरी में सर्च करनी है। मीनिंग को सर्च करना है, तलफ़ुज़ को चेक करना है, उसके बाद सेंटेंस में उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने मुख्तलिफ इसकी फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पर देखें, आपने एक वर्ड को लेकर आपने कम से कम 3-4 वर्ड्स आपने सीख लिए। क्रिएटिव, क्रिएटर, क्रिएट और क्रिएटिवली। तो इस तरह आप एक वर्ड को लेकर बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास लास्ट तरीका आ जाता है रिव्यू। रिव्यू का माना होता है जायज़ा लेना, नज़रसानी करना। जब कोई भी काम हो रहा होता है ना, या कोई आप काम करते हैं तो उसका आप रिव्यू लेते हैं कि आपने काम कैसे किया। तो इसी तरह अगर आपने रीड और रिकॉर्ड आपने कर लिया है तो आपने लास्ट में रिव्यू लाजमी करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने क्या करना है? द चैलेंज इज़ टू ब्रिंग न्यू वर्ड्स इनटू योर एक्टिव वोकैबुलरी। देखिए, ये टेक्निक का असल जो मकसद है वो क्या है कि आपने अपनी जो पहले से वोकैबुलरी है इसमें आपने न्यू वर्ड्स का एडिशन करना है। आप चाहते हैं कि आप न्यू वर्ड्स को सीखें, बिल्कुल चाहते हैं आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी वोकैबुलरी को। तो हमारा सबसे पहले जो मकसद है वो नए अल्फाज का आपने इजाफा करना है, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ को कैसे हासिल कर सकते हैं? यू कैन ओनली अचीव दिस बाय रिव्यूइंग देम रेगुलरली। ये काम आपको रोज़ाना करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो, आप जो पहले से आपने वर्ड्स लर्न कर लिए हैं उसमें मज़ीद आप वर्ड्स को ऐड करें, तो आपने हर रोज़ ये देखना है कि आप इन वर्ड्स को किस तरह लर्न कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो मकसद है वो नए अल्फाज का इजाफा करना है। हमारे पास पहले से फॉर एग्जांपल 50 वर्ड्स हैं, तो आप उसमें 10 मज़ीद वर्ड्स को ऐड करना चाहते हैं। तो ये हमारा मकसद है कि हमने नए अल्फाज का इजाफा करना है। नए अल्फाज का इजाफा हम कैसे करेंगे? वी कैन ओनली अचीव दिस बाय रिव्यूइंग देम रेगुलरली। अब ये जो 10 वर्ड्स आपने लर्न कर लिए, आपने हर रोज़ इनको देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन देखा और दूसरे दिन आपने नहीं देखा। आपने कोशिश करनी है कि जो वर्ड्स आपने लर्न करने हैं, 5 to 10 वर्ड्स जो आपने लिखे हुए हैं, आपने उनको रिव्यू करना है, उनकी नज़रसानी करनी है, उनका जायज़ा लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से नए वर्ड्स को लर्न करें। उसके बाद आपने क्या करना है? पिक 1 डे ऑफ योर वीक एज योर रिव्यू डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है हर रोज़ रिव्यू करना, तो आपने क्या करना है? आपने कम से कम हफ्ते में एक दिन हर हाल में उन वर्ड्स को देना है। देखिए, अगर हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक दिन तो हम दे सकते हैं ना। तो जो वर्ड्स आपने लर्न किए हुए हैं, जो आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं, आपने हफ्ते में एक दिन उन वर्ड्स को लाजमी देना है। बात समझ आ गई? स्टार्ट बाय रिव्यूइंग वर्ड्स फ्रॉम दैट वीक। आपने जैसे ही वर्ड्स लर्न किए, आप उसी वीक से शुरू हो जाए, आपने इनको रिव्यू करना शुरू कर देना है। दोस्तों, रिव्यू का माना क्या होता है? रिव्यू का माना होता है कि कोई भी काम आपने किया, आप उसका जायज़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में पहले अंपायर आउट दे देता है, उसके बाद खिलाड़ी क्या करता है? उसका रिव्यू लेता है। रिव्यू क्यों लिया गया? ताकि ये देखा जाए कि जो अंपायर ने फैसला दिया है वो ठीक है या गलत है। अगर अंपायर का फैसला ठीक होगा तो उसे ठीक आ जाएगा, अगर गलत होगा तो उसको गलत करार दे दिया जाएगा। तो रिव्यू का मकसद ये है कि आपने कोई काम किया हो, वो आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली जो वोकैबुलरी को लेकर हमारा मकसद ये होगा कि जो वर्ड्स आपने लर्न किए हैं वो आप ठीक तरह से लर्न कर रहे हैं या आप नहीं लर्न कर रहे। बात समझ आ गई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप चाहते हैं कि आप रिव्यू करें अच्छे से। अगर आपको नहीं पता कि आप रिव्यू कैसे करें, आपके ज़हन में कोई भी आइडियाज़ नहीं आ रहे कि सर आप हमें बताएं कि रिव्यू कैसे करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपने आप को टेस्ट करना है। खुद से आप अपना टेस्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, आप खुद से बातें करना शुरू करते हैं, वर्ड्स वगैरह यूज़ करना शुरू कर दें, तो आप खुद को भी टेस्ट कर सकती हैं। नंबर 2 पे यह है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को कहें कि वो आपको टेस्ट करे। इसका तरीका ये होगा कि आप किसी भी पेज पे कोई वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, वो आपसे आगे वाला पूछेगा। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को ये कहें कि वो आपसे वोकैबुलरी पूछे। ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का, और आपको तसल्ली भी हो जाती है। नंबर 3 पे दोस्तों आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं कि आपने मीनिंग लिखा होता है वर्ड का, ठीक है, तो उसको यूज़ करके भी आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिस मेकिंग सेंटेंसेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ड्स को अच्छी तरह लर्न करें, तो आपने सिर्फ उनको अपने ज़हन में नहीं रखना, आपने उन वर्ड्स को लेकर मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको सेंटेंसेस बनाने का तरीका भी आना चाहिए। पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, उसके बाद आपने थोड़े थोड़े से लंबे सेंटेंसेस बनाते जाना है। तो ये 4 तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकती हैं रिव्यू करने के लिए। दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी न्यू वर्ड्स आपने लर्न किए हुए हैं आपने उनको अपनी राइटिंग में यूज़ करना है, और बोलते वक्त आपने उनको यूज़ करना है। मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये वाली है। जब तक आप वर्ड्स को राइटिंग में यूज़ नहीं करेंगे, स्पीकिंग में यूज़ नहीं करेंगे, दोस्तों आप भूल जाएं कि आप कभी भी अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे 100 वर्ड्स दिन में याद कर लें, जब तक आप उन वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको खुद से बोलेंगे नहीं, उनको राइटिंग में बोलते वक्त उनको यूज़ नहीं करेंगे, आप कभी भी वर्ड्स को अच्छी तरह से मेमोराइज नहीं कर सकेंगे। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी भी अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नए अल्फाज को अच्छी तरह से याद करें, आपने क्या करना है, आपने नए अल्फाज को लिखते वक्त और बोलते वक्त आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। बस आपने उन वर्ड्स को अच्छे से याद करना है, ये तरीका अप्लाई करके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो लेसन आज का मुकम्मल होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए वोकैबुलरी को सीखना आसान हो जाए, तो आपने इस टेक्निक को लाजमी अप्लाई करना है। ये टेक्निक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस टेक्निक के ज़रिए आप डेली बेसिस पे 5-10 वर्ड सीखकर आप अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कर सकते हैं और अपने लिए इंग्लिश स्पीकिंग को आसान बना सकते हैं। दोस्तों अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो तो आपने लाइक लाजमी करना है, और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने नीचे फीडबैक भी लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।